तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो मैं पिछली क्लास से रिवाइज करा दूं। फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 था। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 था। ठीक सब। अब उसमें हुआ क्या था, अगर आपको याद हो, जो डी ऑर्बिटल्स थे वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गए थे। ठीक है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गए थे। जब फार फील्ड थी, फार फील्ड ने क्या करवाया, जब करीब आ रहे थे फार फील्ड थी तो क्या करवाया, लाइगेंड्स जब दूर दूर थे तो क्या हुआ, तब एक्साइटेशन हुई। तो ये एक्साइटेशन हुई यहाँ पे ग्राउंड स्टेट से, ये गया एक्साइटेड स्टेट में, ये एक्साइटेड स्टेट में चला गया भाई। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ था, जब नियर फील्ड आई, जब ये पास आए, जब लाइगेंड्स पास आ गए तो हुआ क्या, नियर फील्ड आ गई। अब नियर फील्ड आ गई तो जो फेस पे रिपल्शन होगा, जो फेस पे रिपल्शन है वो ज्यादा हुआ। जो फेस पे रिपल्शन है, क्योंकि फेस सेंटर पे आ रहे थे, फेस सेंटर पे आ रहे थे और सामने सामने आ रहे थे, सामने सामने आ रहे थे, तो मतलब कि एक एक्सियल ऑर्बिटल जो है, जो एक्सियल ऑर्बिटल है, जो एक्सियल ऑर्बिटल थे इसके, इनके पास पास आ रहे थे ना, बिल्कुल यहाँ पे आ रहे थे, बिल्कुल फेस पे, बिल्कुल फेस पे आ रहे थे, तो रिपल्शन यहाँ पे ज्यादा हो गया था, रिपल्शन इधर ज्यादा हो गया था। और नॉन एक्सियल वालों पे रिपल्शन कम लग रहा था, रिपल्शन इनमें कम लग रहा था। तो हुआ क्या, जो डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो हमारे दो एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं वो अलग स्प्लिट हो गए थे, वो हायर ऑर्बिटल में चले गए थे, हाई एनर्जी लेवल पे चले गए थे, वो हाई एनर्जी लेवल पे चले गए थे। ठीक है, और ये जो है, ये लोअर एनर्जी इन्होंने ऑक्यूपाई कर ली थी। अगर आपको याद हो, मैंने ये भी बताया था कि जो तीन है हमारे, जो ये तीन है हमारे, वो क्या हुआ था जो नॉन एक्सियल वाले हैं, ये हो गया T2G, ये EG, बीच में हमने बेरी सेंटर बना दिया, बढ़िया। और जो ये है हमारा, क्या हुआ था यहाँ पे, ये जो हमारा नॉन एक्सियल था, जो नॉन एक्सियल थे हमारे DXY DYZ और DXZ, ये कैसे हो गए थे, ये ओवर एक्साइट हो गए थे ये ओवर एक्साइट हो गए थे। ओवर एक्साइट में एनर्जी इनका लॉस हो गया, फिर एनर्जी इनका लॉस करवाया, तो जब इनका एनर्जी लॉस करवाया तो कितना लॉस निकल के आया था, 6/5 डेलो, बताओ। और ये क्या थे हमारे, ये एक्सियल थे। एक्सियल जो है वो अंडर एक्साइट हुए। अंडर एक्साइट का मतलब है इनकी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए थी। जब इनकी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए तो इनके क्या हुआ, एनर्जी गेन हुआ। और जब एनर्जी गेन हुआ तो कितना हुआ, 6/5 डेलो, इनका भी 6/5 डेलो, इनका भी 6/5 डेलो। ठीक है, तो इससे बात क्लियर हो गई थी कि जितना एनर्जी लॉस हो रहा है उतना एनर्जी गेन होगा। बात क्लियर है आपको? ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कई और कॉम्प्लेक्सेस की हम फॉर्मेशन अभी करेंगे हम, ठीक है ना, यही पढ़ने जाएंगे अभी। टेट्राहेड्रल पढ़ेंगे, क्यूबिक पढ़ेंगे। ठीक है, टेट्राहेड्रल पढ़ेंगे और क्यूबिक पढ़ेंगे। ठीक है, आपको पता ही है फिर उसके बाद हुआ क्या था यहाँ पे, ये 2:3 में ये बढ़ गया, ये 2:3 में बढ़ा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3/5 डालो। जो 3 वाला पार्ट है, जो लार्ज वाला पार्ट है वो उसके तरफ गया, इसकी तरफ गया, और जो स्मॉल वाला पार्ट है 2/5 डालो वो इसकी तरफ गया। क्यों? क्योंकि ये 2:3 है ना, ये 2 पार्ट इसका है, 3 पार्ट इसका है। आप देख सकते हो 2 ऑर्बिटल ये रहे, तीन तीन ऑर्बिटल ये रहे, तो जो 2:3 का रेशियो आया उसमें 3/5 डेलो इसको जाएगा और 2/5 डेलो इसको जाएगा, जिससे कि जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या आएगा, 6/5 डेलो और ये 6/5 डेलो। तो सीधी सी बात है, जो एनर्जी लॉस और एनर्जी गेन है वो दोनों बराबर रहेंगी। क्या बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, ये वाली बात होती है इसमें। ठीक साहब ये तो मैंने रिवाइज करा दिया आपको। अब मैं यहाँ पे क्यूबिक कॉम्प्लेक्स का बनाने जा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखिएगा क्यूबिक कॉम्प्लेक्स का कैसे बनेगा। फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिकल कॉम्प्लेक्स। अब क्यूबिकल में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है 8। क्यूबिकल में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है बेटा, 8। ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो क्यूबिकल में आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 8। तो चलिए साहब, अब क्यूबिकल है तो इसमें क्यूब बनाएंगे हम, मेटल को मान लेंगे बिल्कुल सेंटर पे, बिल्कुल बॉडी सेंटर पे हम मेटल को मान लेंगे। तो जब मेटल जब हम बनाएंगे और बिल्कुल बॉडी सेंटर में मानेंगे तो क्या होगा, देखिए जरा, ये हो गया। तो इसको मिटा देते थोड़ी,
एक क्यूब बना लेते हैं इसके अंदर। ये क्यूब हो गया और बिल्कुल बॉडी सेंटर पे हम मेटल को मानेंगे यहाँ पे, बिल्कुल बॉडी सेंटर पे, बिल्कुल सेंटर पे है, बिल्कुल सेंटर पे है ये। अब क्यूबिकल बोला हुआ है और सी एन इसका क्या लिखा हुआ है 8। अब सी एन इसका 8 लिखा हुआ है तो यहाँ पे एक लाइगेंड आएगा, ठीक है ना, इधर इधर इधर, बेसिकली कॉर्नर्ड अप्रोच होगी यहाँ पे। क्या होगी बेटा? कॉर्नर्ड अप्रोच। अरे ये क्या, कॉर्नर्ड अप्रोच होगी इधर इधर और इधर। कैसी अप्रोच होगी? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तरफ से आएगा लाइगेंड, 8 तरफ से आएगा, 8 तरफ से जाके इसकी तरफ जुड़ेगा, मेटल की तरफ आएगा ये वापस, ठीक है ना, अट्रैक्ट करेगा ये। तो हुआ क्या ये 8 तरफ से ये लाइगेंड आएगा। अब जब ध्यान से देखना यार, मान लो यहाँ पे एक मेटल है, ये तो मैंने बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक मेटल है, ठीक है, और मैंने इसके इर्द गिर्द पे क्या बना लिए? एक्सियल ऑर्बिटल बना लिए, ठीक है ना, ऐसी एक्सियल ऑर्बिटल मैंने बना दिए, ठीक है। और ये रहे इसके नॉन एक्सियल ऑर्बिटल, ठीक है ना, ये डी एक्स वाई डी वाई जेड डी कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है ना। और ये वाले इसके एक्सियल ऑर्बिटल हो गए, ये वाले क्या हो गए? एक्सियल ऑर्बिटल हो गए। देखो जरा ध्यान से, इसको मैंने बोला एक्सियल ऑर्बिटल, ठीक है इसको एक्सियल ऑर्बिटल बोल दिया और इसको क्या बोल दिया मैंने? नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। अब मैंने कहा कि क्यूबिकल अप्रोच में ना कॉर्नर्ड अप्रोच होती है। कैसी अप्रोच होती है इसमें? क्यूबिकल में कॉर्नर्ड अप्रोच। कॉर्नर्ड अप्रोच होती है, यानी कि जो लाइगेंड आएगा वो इस तरफ से आ रहा है ना, देखो जरा, लाइगेंड जो आ रहा है वो इस तरफ से आ रहा है, वो कोनों से आ रहा है, ठीक है, वो कोनों से आ रहा है। जब वो कोनों से आएगा तो क्या होगा? देखो, जब वो कोनों से आएगा तो क्या होगा? नॉन एक्सियल पे जाएगा ये। जब कोने से आएगा तो नॉन एक्सियल पे जाएगा ना, जब कोने से आएगा तो नॉन एक्सियल पे जाएगा। तो सीधी सी बात है, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि यहाँ पे अगर लेटिस होता, एक लेटिस होता इधर, तो क्या होता? ये फेस के सेंटर पे आता, एक्सियल ऑर्बिटल के बिल्कुल फेस के सेंटर पे आता। अब फेस के सेंटर पे तो आता, ठीक है, लेकिन ये एज के सेंटर पे आता। क्या? नॉन एक्सियल वाले जो हैं वो एज के सेंटर पे आते। कहां आते बेटा? एज के सेंटर पे आते। नॉन एक्सियल वाले कहां आते? एज के सेंटर पे आते। ये नॉन एक्सियल है, ये कहां आते? ये एज के सेंटर पे आते। तो नॉन एक्सियल वाले एज के सेंटर पे आते, एज सेंटर पे आते, और इनकी होती कॉर्नर्ड अप्रोच। मैं बार बार बता रहा हूं, मेरे ख्याल से बहुत हो चुका है, ठीक है। क्या होती है इनकी? कॉर्नर्ड अप्रोच। ये एज के सेंटर पे आते हैं नॉन एक्सियल वाले। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बात क्लियर है? अच्छा, तो ये इसकी तरफ से आ रहे हैं, इसकी तरफ आ रहे हैं ये लाइगेंड, ठीक है, 8 तरफ से आ रहे हैं लाइगेंड, लाइगेंड, लाइगेंड। ये पीछे की तरफ से आ रहा है, ये पीछे की तरफ से आ रहा है ना, ये 3D में अगर इमेजिन करोगे तो पीछे की तरफ से आ रहा है, ठीक है ये वाली बात है। क्या बात आपको क्लियर है? बताओ हाँ या ना। ठीक है, अब इसमें एक चीज बता दूं मैं आपको, पहले नोट डाउन कर लो, उसके बाद एक चीज बताता हूँ, ठीक है, मेरे ख्याल से कर लिया होगा। अब एक चीज बताओ मुझे, मैं कह रहा हूं कि लाइगेंड इसके सामने से आ रहे हैं, लाइगेंड इसके सामने से आ रहे हैं, ठीक है। एक कॉर्नर्ड अप्रोच है, एक फेस पे अप्रोच है। एक कॉर्नर यानी कि नॉन एक्सियल या एच पे अप्रोच है, एच की तरफ है, और एक फेस पे आ रहा है, बिल्कुल फेस पे आ रहा है, फेस सेंटर पे आ रहा है। एक फेस सेंटर पे आ रहा है और एक एच के सेंटर पे आ रहा है। तो रिपल्शन कहाँ ज्यादा होंगी? एक बिल्कुल सामने सामने से टक्कर मार रहा है, ठीक है ना। जैसे मान लो एक ट्रक ने आपको टक्कर मारी, भगवान ना करे ऐसा हो, ठीक है ना, और बिल्कुल बिल्कुल सामने की तरफ मार रहा है, वो सामने की तरफ, ठीक है। और एक ट्रक बिल्कुल ऐसे मार रहा है, ऐसे, ठीक है ना। किसकी तरफ टक्कर ज्यादा लगेगी? रिपल्शन किसमें ज्यादा लगेगा? इसमें, सामने सामने में, या फिर इसमें? बताओ जरा। मेरे ख्याल से इसमें ही लगना चाहिए। जब हेड ऑन कोलिजन होंगी तो हेड ऑन कोलिजन में ही रिपल्शन ज्यादा लगेगी। जब हेड ऑन कोलिजन होंगी तो हेड ऑन कोलिजन में ही रिपल्शन ज्यादा लगेंगी। तो सीधी सी बात है, अगर मैंने मान लो यहाँ पे एक मेटल बनाया और इसके आसपास मैंने एक्सियल ऑर्बिटल बना दिए, आसपास मैंने एक्सियल ऑर्बिटल बनाए,
तो देखो होगा क्या जो रिपल्शन यहाँ पे आएंगी, यहाँ पे जो रिपल्शन आएंगी वो ज़्यादा हो जाएंगी, ठीक है। और जो रिपल्शन इस तरफ आएंगी, जो रिपल्शन इस तरफ से आएंगी, वो रिपल्शन कम हो जाएंगी, ठीक है ना। वो रिपल्शन कंपैरेटिवली जो है वो कम लगेंगी, ठीक है ना। वो कंपैरेटिवली रिपल्शन जो है वो कम लगेंगी। ये बात क्लियर है आपको? रिपल्शन जो है वो कंपैरेटिवली कम लगेंगी, ठीक है। एक तो पहली बात तो ये ऐसे भी नहीं आ रहा, ये ऐसे आ रहे थे ना, ये सारे के सारे ये ऐसे आ रहे थे, हेड ऑन कोलाइड भी नहीं कर रहे थे। ये नॉन एक्सियल अप्रोच थी इनके अंदर नॉन एक्सियल अप्रोच होती है, कॉर्नर्ड अप्रोच या नॉन एक्सियल अप्रोच, ठीक। कॉर्नर्ड अप्रोच या फिर नॉन एक्सियल अप्रोच, ठीक है। तो ये इस तरीके से टक्कर मार रहे हैं, इस तरीके से, ये इस तरीके से टक्कर मार रहे हैं, ये साइड से आ रहे हैं ना, ये इस तरीके से साइड से आ रहे हैं, ये इस तरीके से, इस तरीके से आ रहे हैं, तो साइड से टक्कर मार रहे हैं इस तरीके से। और ये बिल्कुल हेड ऑन, बिल्कुल एकदम ऐसे कोलिजन मार रहा है, ये हेड ऑन है बिल्कुल। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे मैं साबित कर दूंगा कि आप जो रिलेशन पढ़ते हो ना, 8/9 डेलो, 4/9 डेलो, ये सब यहीं से ही आया है, ठीक है। देखो जरा कैसे तो सीधी सी बात है, ऑक्टाहेड्रल में हमने एक चीज सीखी थी कि ऑक्टाहेड्रल में बिल्कुल सामने से रिपल्शन हो रहा था। ऑक्टाहेड्रल में एकदम सामने से रिपल्शन हो रहा था। तो ऑक्टाहेड्रल में जब सामने से रिपल्शन हो रहा था, मान लो उसको मैं कह रहा हूँ RO, ठीक है ना। और क्यूबिकल में इस तरीके से रिपल्शन हो रहा, इस तरीके से, ठीक है ना। कॉर्नर अप्रोच है ना, तो इस तरीके से, तो इसको मान लिया मैंने RC, इसको मैंने मान लिया क्या, RC मान लिया। तो सीधी सी बात है, RO में ज्यादा रिपल्शन होगा एज कंपेयर टू RC। रिपल्शन इन ऑक्टाहेड्रल विल बी ग्रेटर देन रिपल्शन इन क्यूबिकल। क्या बात क्लियर है आपको? बोलो। अब मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों हुआ। कि देखो, जब ऐसे आ रहा है और एक ऐसे आ रहा है, ठीक है, तो मैं एक चीज मान सकता हूँ कि ऑक्टाहेड्रल और क्यूबिकल में, ठीक है ना, ये ऑर्बिटल्स के बीच एक एंगल बन रहा है थीटा। एंगल क्या बन रहा है? थीटा। तो मतलब मैं ये लिख सकता हूँ कि जो ऑक्टाहेड्रल में रिपल्शन होगी, आई मीन सॉरी, जो क्यूबिकल में रिपल्शन होगी, दैट विल बी इक्वल टू कॉस थीटा टाइम्स RO, ठीक है। इस तरीके से ही आएगा। ये थीटा एक एंगल बना दिया मैंने। अभी थीटा जो एंगल है हमारा, जो थीटा एंगल है हमारा, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये है हमारा एंगल थीटा। ये एंगल थीटा है, तो क्या आ जाएगा इसके अंदर? देखिए साहब, इसमें आ जाएगा कि RC जो है, जो क्यूबिक में रिपल्शन होंगे, दैट विल बी कॉस थीटा टाइम्स ऑफ RO, कॉस थीटा टाइम्स ऑफ RO। अब कुछ कैलकुलेशंस ऐसी हुई, देखा गया, कुछ कैलकुलेशन ऐसी हुई तो देखा गया कि RC जो आया वो 2/3 RO आया, 2/3 RO के बराबर आया, यानी कि 2/3 होता है रिपल्शन इन ऑक्टाहेड्रल, लगभग 66.67% के आसपास, ठीक है। तो देखो जरा, तो RC इज इक्वल टू 2/3 ऑफ RO आया। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है ना। तो रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी से हम और ज़्यादा रिलेशंस बनाएंगे जब हम क्रिस्टल फील्ड एनर्जी की बात कर रहे होंगे, स्प्लिटिंग एनर्जी की जब हम बात कर रहे होंगे तब, ठीक है। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जब कॉर्नर से आ रहा है, सीधी सी बात है, जब कॉर्नर से आ रहा है, कॉर्नर वाला रिपल्शन जो होगा ना, वो कितना होगा? वो 2/3 होगा एज कंपेयर टू फेशियल। क्या बात क्लियर है? फेस पे जितना रिपल्शन होगा वो ज़्यादा होगा, फेस पे रिपल्शन ज़्यादा होगा, कॉर्नर पे कम होगा। कॉर्नर पे कितना कम होगा? कॉर्नर पे होगा 66.67% ऑफ फेशियल, ठीक है। इसको नोट डाउन करें आप। अच्छा, अब ये चीज़ है ना, आपको थोड़ा ध्यान में रखनी है, हालांकि मैं बाद में भी बताऊंगा इसको, ठीक है। अब इसका ज़रा डायग्राम देख लेते हैं क्या आएगा।
क्या लेना तो स्प्लिटिंग डायग्राम, चलो स्प्लिटिंग डायग्राम बनाए थे इसमें, स्प्लिटिंग डायग्राम ऑफ क्यूबिकल कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन नंबर 8, ठीक है, स्प्लिटिंग डायग्राम ऑफ क्यूबिकल कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन नंबर 8। तो देखिए जरा, तो जब इसका डायग्राम बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, ये डी ऑर्बिटल्स हैं ग्राउंड स्टेट पे, ये एक्साइट होके ऊपर गए, जब ये एक्साइट होकर ऊपर गए तो क्या हुआ, ये इस तरीके से टूटेंगे। अब किस में टूटेंगे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद करो मैंने बताया था कॉर्नर्ड अप्रोच है, जब कॉर्नर्ड अप्रोच है तो नॉन एक्सियल वाला इसमें प्रायर हो जाएगा, नॉन एक्सियल अप्रोच है, कॉर्नर्ड अप्रोच है। जब कॉर्नर्ड अप्रोच है ना तो इसका मतलब ये हो गया कि जो एक्सियल होंगे, एक्सियल होंगे वो ओवर एक्साइट होंगे, वो ओवर एक्साइट होंगे, और जो नॉन एक्सियल होंगे, और जो नॉन एक्सियल होंगे वो अंडर एक्साइट होंगे, वो अंडर एक्साइट होंगे, उनकी एनर्जी बढ़नी चाहिए, उनकी एनर्जी बढ़नी चाहिए। तो नॉन एक्सियल वालों की एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है, नॉन एक्सियल वालों की एनर्जी बढ़ जाएगी और एक्सियल वालों की एनर्जी घट जाएगी, और ये बना दिया हमने बैरी सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये क्या है देखते हैं ज़रा, ये देखो ये क्या होगा T2G और ये होगा EG, ठीक है, T2G और EG। अच्छा पता है ये T2G EG क्या होता है, सच बताऊं तो देखो G का मतलब होता है जीराड, ठीक है ना, जीराड होता है, G का मतलब होता है इसमें जीराड, G फॉर जीराड। ये जीराड पता क्या होता है कि जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो जीराड, नहीं है तो अनजीराड, ठीक है। तो EG जो है वो हायर वाले में हो जाता है, मतलब आई मीन जो एक्सियल वाले हैं उनमें जीराड, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, जो एक्सियल वाले हैं उनमें EG, और जो नॉन एक्सियल वाले हैं वो T2G, ठीक है। जब हम टेट्राहेड्रल पढ़ेंगे ना तो टेट्राहेड्रल में भी जो ऑल्टरनेट कॉर्नर्स होते हैं वहां से लाइगेंड आते हैं, तो जब ऑल्टरनेट कॉर्नर से लाइगेंड आते हैं ना तो वहां पे सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं रहती, तो उसमें हम सिर्फ T2 और E बोलेंगे, उसमें जी नहीं आएगा, फिर हम रिस्पेक्ट देना बंद कर देंगे, जी नहीं लगाएंगे नाम के आगे, ठीक है, फिर हम जी नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, हालांकि हम इसके बारे में बात करते हैं अभी, ठीक है साहब। तो क्या होगा देखो, मान लो इसको मैं बोल रहा हूँ डेल्टा सी, इस पूरे को क्या बोल रहा हूँ मैं, डेल्टा डेल्टा सी, डेल्टा सी क्यों, क्योंकि क्यूबिक पढ़ रहे हैं ना भाई हम, क्यूबिक पढ़ रहे हैं ना हम, वो तो डेल्टा वो तो हो गया, अभी हम क्यूबिक पढ़ रहे हैं। देखो भाई ये क्या होगा, ये 3:2 में टूटेगा, 3:2 में स्प्लिट जो हो रहा है वो 3:2 में हो रहा है, ठीक है। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, अब देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब हमें ना थोड़ा सा निकालना पड़ेगा कि कितनी इसमें एनर्जी आएगी, ठीक है ना, हमें इसमें रिलेशन निकालना पड़ेगा, ठीक, रिलेशन निकालते हैं, एनर्जी गेन एनर्जी लॉस, ठीक है, तैयार हो जाइए, एनर्जी गेन एनर्जी लॉस निकालना है हमको। तो एनर्जी गेन एनर्जी लॉस में ज़्यादा कुछ है नहीं भाई, 6/5 डेल ही होगा, डेल सी होगा इसके अंदर, कुछ नहीं है, देखो ज़रा ये 2 है, अब 2 में क्या होगा यहाँ पे 3/5 डेल्टा सी, और इधर भी क्या होगा यहाँ पे 2/5 डेल्टा सी, तो जिससे कि मल्टीप्लाई होंगे, आप देख सकते हो 3:2 है, और 3:2 क्या है, नॉन एक्सियल इज टू एक्सियल, जब इन 3:2 में रेशियो में जब ये डिवाइड हो चुके हैं तो देखो 3/5 वाला पार्ट जो है, 3/5 वाला पार्ट वो जाएगा इनको 2 वालों को डेल्टा सी, और 3 वाले को क्या जाएगा 2/5 डेल्टा सी, ठीक है। तो जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा भाई 6/5 डेल्टा सी, और ये यहाँ पे भी 6/5 डेल्टा सी, ठीक है ना, मेरे ख्याल से ये बात आपको क्लियर है। तो इसमें एनर्जी गेन और एनर्जी लॉस बराबर हो जाएंगी, देखो ये ओवर एक्साइटेड थे तो क्या हुआ, इनकी एनर्जी क्या हो गई लॉस, इनकी एनर्जी लॉस में चली गई, और
अंडर एक्साइटेड तो इनकी एनर्जी गेन होगी। क्या बात आपको क्लियर है? जो ओवर एक्साइटेड थे उनकी एनर्जी कम हो गई, और जो अंडर एक्साइटेड थे उनकी एनर्जी बढ़ गई। ठीक है ना, ये हम क्यूबिकल में पढ़ रहे हैं। तो बस एनर्जी लॉस इज इक्वल टू एनर्जी गेन, एनर्जी लॉस इज इक्वल टू एनर्जी गेन। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, नोट करें। ठीक है, मैं उसको मिटा रहा हूं। अब जरा आप ध्यान से देखें, ये सब मैंने आपको बताया। ठीक है, अब इसमें एक रिलेशन भी बताता हूं मैं। इसमें एक रिलेशन आएगा, अब वो रिलेशन कैसे बताऊंगा देखें सर। मिटा सकता हूं, ठीक है। रिलेशन पढ़ लेते हैं इसमें। ठीक है, एक रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन डेल ओ एंड डेल सी। डेल ओ और डेल सी के बीच में रिलेशन पढ़ेंगे। ठीक है, देखो आपको पता है डेल ओ मतलब ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग एनर्जी है, और एक क्यूबिकल में है। इतनी बात तो मेरे ख्याल से समझ में आती है यार। ठीक है, अब देखो भाई, तो जो हमारी टोटल एनर्जी आई थी, टोटल स्प्लिटिंग एनर्जी आई थी, टोटल स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, वो कितनी आई थी हमारी? डेल्टा ओ, डेल्टा ओ आई थी। और आपको पता है ऑक्टाहेड्रल में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6 होता है। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। तो पर लाइगेंड स्प्लिटिंग एनर्जी कितनी होगी? पर लाइगेंड, पर लाइगेंड स्प्लिटिंग एनर्जी कितनी आएगी? आपको पता है इसका सी एन होता है 6। अब 6 सी एन इसका हो जाता है। ठीक है, मतलब कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाता है, तो इसका मतलब 6 लाइगेंड्स हैं। 6 लाइगेंड्स ही तो अप्रोच कर रहे थे। अरे याद करो, 6 लाइगेंड्स ही तो अप्रोच कर रहे थे। 6 लाइगेंड्स ही तो अप्रोच कर रहे थे फेस पे। ठीक है, तो 6 लाइगेंड्स आ गए, तो क्या हो जाएगा? पर लाइगेंड स्प्लिटिंग एनर्जी कितनी होगी? डेल्टा ओ बाई 6। बताओ, डेल्टा ओ बाई 6 होगी कि नहीं? ठीक है, और अभी जस्ट हम एक रिलेशन पढ़ के आ रहे हैं। क्या था? आर कॉर्नर इज इक्वल टू 2/3 ऑफ आर फेस, या फिर आप कह सकते हो आर क्यूबिकल इज इक्वल टू 2/3 ऑफ आर ऑक्टाहेड्रल। बताओ, ये भी पढ़ के आ रहे हैं। और आपको पता है रिपल्शन जितनी ज्यादा होगी एनर्जी भी उतनी ज्यादा होगी। अभी बताया तो था मैंने, पिछले पिछले लेक्चर में बताया तो था, जितना ज्यादा रिपल्शन उतनी ज्यादा ही स्प्लिटिंग एनर्जी। अरे यार याद करो, प्राइमरी इंटरेक्शन सेकेंडरी इंटरेक्शन बताए थे कि नहीं बताए थे? प्राइमरी इंटरेक्शन सेकेंडरी इंटरेक्शन याद करो जरा। लाइगेंड है, लाइगेंड की स्फेरिकल सिमेट्री है, लाइगेंड की स्फेरिकल सिमेट्री है, पूरी फील्ड है। ठीक है ना, और मेटल है, मेटल पॉजिटिवली चार्ज है। मेटल के आसपास क्या है? ऑर्बिटल्स है, ये ऑर्बिटल्स है। ठीक है ना, इसकी नेगेटिव नेगेटिव फील्ड है, इसकी नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव फील्ड होगी इसकी। और ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी भी पॉजिटिव फील्ड होगी, इसकी पॉजिटिव फील्ड होगी। तो क्या हुआ? ये अट्रैक्शन हो रहा है इनका, अट्रैक्शन हो रहा है कि नहीं? बताया था मैंने, अट्रैक्शन हो रहा है। अट्रैक्शन हो रहा है तो यानी कि क्या है? प्राइमरी इंटरेक्शन, प्राइमरी इंटरेक्शन। और जब प्राइमरी इंटरेक्शन होगा, ये तो फार हो गया ना, फार है। जब पास आएगा, पास आएगा, पास आएगा, तो क्या होगा? रिपल्शन होंगे, रिपल्शन होंगे। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये भी इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी है, ये ऑर्बिटल जो है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी है ना इनमें। तो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी, तो क्या होगा? नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, तो आपस में क्या होगा? रिपल्शन होगा कि नहीं? बताओ, यहाँ पे रिपल्शन होगा। और आपको मालूम है, मैंने एक चीज और बताई थी कि जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, जितना ज्यादा अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा रिपल्शन, जितना ज्यादा अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा रिपल्शन, जितना ज्यादा अट्रैक्शन उतनी ज्यादा रिपल्शन।
तो बेसिकली आप कह सकते हो कि सेकेंडरी इंटरेक्शन जो है, जो रिपल्शन जो आता है वो सेकेंडरी इंटरेक्शन है। सेकेंडरी इंटरेक्शन ज्यादा होंगे जब सेकेंडरी इंटरेक्शन ज्यादा हो जाएंगे, कब? जब प्राइमरी इंटरेक्शन ज्यादा होंगे। तो आप कह सकते हो कि सेकेंडरी इंटरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइमरी इंटरेक्शन। ठीक है ना, सेकेंडरी इंटरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइमरी इंटरेक्शन। इसको थोड़ा और अच्छे से समझा देता हूँ। ठीक है ना, जैसे मान लो जैसे मान लो मेरा दोस्त है मोहित। ठीक है, मेरा दोस्त मोहित है और उसकी मम्मी। ठीक है, मोहित को किसी से प्यार हुआ, मोहित को किसी से प्यार हुआ, मान लो उसका नाम है चंपा। उसका नाम है चंपा। चंपा की नेगेटिव फील्ड है और मम्मी की भी क्या है, मोहित ऐसा है। ठीक है ना, अब मोहित और चंपा के बीच में क्या है, अट्रैक्शन। मोहित और चंपा के बीच में क्या है, अट्रैक्शन है। ठीक है ना, और ये मोहित की मम्मी है, ये मोहित की मम्मी है। ठीक है ना, ये मोहित की मम्मी है। अब मोहित की मम्मी से जितना करीब आएगी ये चंपा, उतना ज्यादा रिपल्शन बढ़ेगा। ठीक है ना, मोहित तो तेल लेने चला गया, मोहित तो तेल लेने चला गया भाई। मोहित का क्या है, वो तो तेल लेने चला जाता है हर बार। अच्छा, चंपा से अट्रैक्शन हुआ मोहित को। ठीक है ना, अब लेकिन जब चंपा करीब आएगी, करीब आएगी तो अपनी सास के पास आ गई। अब सास के पास आ गई, सास से क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है। सास से क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है। तो जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा मोहित और चंपा के बीच में, उतना ज्यादा रिपल्शन होगा मोहित की मम्मी और चंपा के बीच में। क्या बात आपको क्लियर? ठीक है, बिल्कुल भाई सारे गिफ्ट जो आएंगे वो चंपा के लिए आएंगे। मोहित तो बस ये कहता रहेगा कि भाई मम्मी आप ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, लेकिन सारे गिफ्ट, सब कुछ, ठीक है, सारी ड्रेसेस वो सब चंपा के लिए आएंगी। ठीक है भाई। अच्छा, तो मेरे ख्याल से ये बात आपको क्लियर होगी। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया 2/3 ऑफ आर ऑक्टाहेड्रल। और सिमिलरली जो मैंने बताया कि रिपल्शन जितना ज्यादा होगा तो एनर्जी भी उतनी ज्यादा होगी। रिपल्शन जितना ज्यादा, एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा। ठीक है, रिपल्शन ज्यादा तो एनर्जी भी उतनी ज्यादा। तो होगा क्या इसके अंदर, इसको मैं कह सकता हूँ डेल सी इज इक्वल टू 2/3 ऑफ डेल ओ। डेल्टा सी इज इक्वल टू 2/3 ऑफ डेल्टा ओ। क्या बात क्लियर है? फिर मैं इसको आगे आगे खींचता हूँ अभी। ठीक है, मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आप देख सकते हैं क्यूबिकल है, क्यूबिकल में देखो सी एन कितना होता है, 8। तो अगर मैं टोटल स्प्लिटिंग एनर्जी की बात करूं क्यूबिकल में, टोटल स्प्लिटिंग एनर्जी इन क्यूबिकल कॉम्प्लेक्स, वो कितना आया, डेल्टा सी। डेल्टा सी आया। और पर लाइगेंड स्प्लिटिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी, पर लाइगेंड, पर लाइगेंड स्प्लिटिंग एनर्जी कितनी हुई? ठीक है, ये हमें निकालना होगा, वो कितनी हो जाएगी। फिर हमें इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप जानते हो कि डेल्टा ओ बाय 6 था, डेल्टा ओ बाय 6 था। तो हम यहाँ पे करेंगे 2/3 इंटू डेल्टा ओ बाय 6। डेल्टा ओ बाय 6 है ना। अब देखो डेल्टा ओ बाय 6 हमने करा, ठीक है कोई नहीं, ये तो पर लाइगेंड स्प्लिटिंग एनर्जी हो गई। अब क्या करेंगे हम, 2/3 ऑफ डेल्टा ओ बाय 6। तो जब ये काटा पीटी होगी इसमें तो क्या आएगा यहाँ पे, डेल ओ बाय 9। क्या आया यहाँ पे, डेल ओ बाय 9 आया। ठीक है, डेल ओ बाय 9 आ गया, पर लाइगेंड स्प्लिटिंग एनर्जी आ गई। ठीक, अब हम टोटल की बात करेंगे, टोटल, जब टोटल की बात करेंगे तो कितना आएगा ये बताओ, टोटल की जब बात करेंगे तो कितना आएगा ये, अरे टोटल की जब बात करेंगे तो कितना आएगा, टोटल, टोटल स्प्लिटिंग एनर्जी कितनी आएगी, टोटल स्प्लिटिंग एनर्जी इन क्यूबिकल कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन नंबर साहब 8 है। ठीक है, तो कितना आएगा ये, डेलो बाय 9 इंटू 8, यह आ जाएगा 8 डेलो बाय 9, 8 डेलो बाय 9। ठीक है, तो एक बात आपको समझ में आ रही है, एक बात आपको समझ में आई। आप देखो जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स था उसमें डेलो था, जब क्यूबिकल आया तो इसमें 8 डेलो बाय 9 आया। ठीक है ना, ऑक्टाहेड्रल में, ऑक्टाहेड्रल में जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था, उसका जो एनर्जी आया,
जो स्प्लिटिंग एनर्जी आई वो डेल्टा ओ आई। वहीं अगर मैं क्यूबिकल की बात करूं, क्यूबिकल की बात करूं, उसका CN 8 है, मतलब कि 8 लाइगेंड है, तो कितना आया डेल्टा ओ बाय 9, सॉरी 8 डेल्टा ओ बाय 9, कितना आया 8 डेल्टा ओ बाय 9। तो इसका मतलब ये हो गया कि 8 लाइगेंड भी मिला के इसके बराबर नहीं आ पाए। आप देख सकते हो ये 8/9 जो फ्रैक्शन है वो लेस देन 1 है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि डेल्टा सी जो है वो डेल्टा ओ से कम रह गया, डेल्टा सी जो है वो डेल्टा ओ से कम रह गया, ठीक है। सॉरी, डेल्टा सी जो है वो डेल्टा ओ से कम रह गया, ठीक है। मतलब कि 8 लाइगेंड भी उतनी स्प्लिटिंग नहीं करवा पाए जितनी 6 लाइगेंड ने करवाई है। 8 लाइगेंड भी उतनी स्प्लिटिंग नहीं करवा पाए जितनी 6 लाइगेंड ने करवाई है। ये 8 लाइगेंड वाला था और ये 6 लाइगेंड वाला था। बोलो बात क्लियर है या नहीं है, बोलो बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। तो जब हम कंपैरिजन करेंगे इनका तो क्या आएगा देखें जरा। ये ऑक्टाहेड्रल में था डेलो, ये ऑक्टाहेड्रल में था, तो ऑक्टाहेड्रल में था तो डेलो ज़्यादा था, डेलो ज़्यादा था, ठीक है। और वहीं अगर मैं इसकी बात करूं, ये मैं ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहा था, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है ना। क्या है ये T2G और ये EG। और वहीं अगर मैं बात करूं इसकी, ये क्या है EG और ये T2G, ये क्या है डेल्टा सी। तो डेल्टा सी जो है वो कम है डेलो से, डेल्टा सी जो है वो कम है डेलो से, आप देख सकते हैं। ये आपका क्यूबिकल हो गया, तो ये इसका कंपैरिजन है, ठीक है। ये कंपैरिजन हमने करा इसका, बताओ बात क्लियर है या नहीं। ये नोट डाउन करो, फिर उसके बाद टेट्राहेड्रल पढ़ेंगे हम। स्टार्ट करते हैं फिर टेट्राहेड्रल। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4, ठीक है ना। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 4 होगा, ठीक है। एक सेकेंड, तो देखो भाई, इसके अंदर भी क्या होगा ना, इसके अंदर भी क्या होगा, देखो जरा, इसके अंदर भी क्यूबिक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे हम। क्यूबिक कॉम्प्लेक्स नहीं, टेट्राहेड्रल ही है, बस थोड़ा सा फर्क रहेगा, बता दूंगा क्या फर्क रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा फर्क रहेगा, क्या फर्क रहेगा बता रहा हूँ। देखो भाई, टेट्राहेड्रल में देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, हम इसको ऑल्टरनेट कॉर्नर्स पे रखेंगे। देखो ऑल्टरनेट कॉर्नर्स पे रखा, इस पे रखा, ठीक है ना। इस पे नहीं रखा तो इस पे रखा, इस पे नहीं रखा तो इस पे रखा, इस पे नहीं रखा तो इस पे रखा, ठीक है ना। ऑल्टरनेट कॉर्नर्स पे रखेंगे हम। तो ऑल्टरनेट कॉर्नर्स पे रखेंगे तो आप देख सकते हो कि कुछ ऐसे आएगा, इस तरीके से आएंगे ये, ठीक है ना। इसमें भी क्या है, कॉर्नर्ड अप्रोच है, इसमें भी क्या है कॉर्नर्ड अप्रोच है। तो कॉर्नर्ड अप्रोच होगी तो नॉन एक्सियल वालों पे ही जाएगा, कॉर्नर्ड अप्रोच है तो नॉन एक्सियल वालों पे ही जाएगा। तो जो इसका स्प्लिटिंग डायग्राम बनेगा देखो ऐसे बनेगा।
ये ग्राउंड स्टेट पे, ये एक्साइटेड स्टेट पे। अरे यार बनेगा कैसे? बोर्ड बहुत छोटा है, इसको नोट डाउन करें थोड़ा सा, इसको नोट डाउन करें, ठीक है। देखिए ग्राउंड स्टेट पे ये एक्साइटेड स्टेट, मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि इसमें ना सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा सिर्फ ई, और इसका नाम हो जाएगा T2, ठीक है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा, T2, ठीक है ना। बिकॉज ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि टेट्राहेड्रल में डू नॉट हैव सेंटर ऑफ सिमेट्री, सो तो हम E एंड T2 ही यूज़ करेंगे, तो जीरड नहीं होगा ये, ठीक है ना, जीरड नहीं होगा, जीरड नहीं होगा, ठीक है, ठीक। अब इसमें भी आप लगा दो कि क्या होगा इसमें, ये आपके एक्सियल वाले हैं, एक्सियल वाले हैं, ये ओवर एक्साइटेड हो गए थे, एक्सियल वाले ओवर एक्साइटेड थे, ये नॉन एक्सियल वाले हैं, ये अंडर एक्साइटेड थे। मैंने बताया था ना, एक सीख लो, बाकी सब पूरा रेपिटेशन है और कुछ नहीं है, एक सीख लो बस, बाकी पूरा रेपिटेशन है। ये क्या था हमारा, बेरी सेंटर, ठीक। इसमें भी हम क्या करेंगे, देखो नॉन एक्सियल है, अंडर एक्साइटेड है, इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी तो एनर्जी गेन हो गया, एनर्जी गेन, और इसमें एनर्जी लॉस, इसमें एनर्जी क्या होगा, लॉस होगा। ओवर एक्साइटेड है एक्सियल, एक्सियल में एनर्जी लॉस और नॉन एक्सियल में एनर्जी गेन हो गया, ठीक है। तो देखो 3:2 के रेशियो में ये भी बटा, 3:2 के रेशियो में ये भी बटा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, डेल टी, डेल्टा टी हो गया ना, ये पूरा डेल्टा टी हो गया ना, ये पूरा डेल्टा टी हो गया, ठीक है। तो डेल्टा टी अपॉन कितना हो गया ये, 3, सॉरी 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 5, और ये भी क्या हो गया, डेल्टा टी अपॉन 5, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 डेल्टा टी अपॉन 5, यहाँ पे 2 डेल्टा टी अपॉन 5, ठीक। तो आपको बताइए एनर्जी लॉस इज इक्वल टू एनर्जी गेन। अरे दोबारा दोबारा क्यों करूँ यार, देखो ज़रा 3:2 के रेशियो में बटा हुआ है, ठीक है। ये क्या है, ये नॉन एक्सियल है, नॉन एक्सियल, एक्सियल, ठीक है ना, नॉन एक्सियल और एक्सियल, और 3 वाला किसके पास जाएगा, 2/5 डेलो, सॉरी 2/5 डेल टी, और 2 वाला किसके पास जाएगा, 3/5 डेल टी, ठीक है। तो इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो 6/5 डेल टी इज इक्वल टू 6/5 डेल टी, मतलब कि एनर्जी लॉस इज इक्वल टू एनर्जी गेन, ठीक है ना। ये हो गया इसमें, बार बार वही चल रहा है, देखो आप, पूरा रेपिटेशन है, कुछ भी नहीं है, और पूरा रेपिटेशन है। रिलेशन देखें हम लोग, चलो इसका रिलेशन देखते हैं हम, रिलेशन बिटवीन डेलो एंड डेल टी, डेलो एंड डेल टी के बीच में रिलेशन देखेंगे। तो डेलो आपको बताइए, अगर मैं टोटल स्प्लिटिंग की बात करूं, टोटल स्प्लिटिंग, टोटल स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, डेलो आई, ठीक है, पर लाइगेंड स्प्लिटिंग, पर लाइगेंड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, वो कितनी आई थी, डेलो बाय 6, पता ही है लाइगेंड कितने, सी एन कितना था, 6 था, तो लाइगेंड भी कितने होंगे, 6 लाइगेंड्स होंगे, बताओ, 6 लाइगेंड्स ही होंगे, तो डेल्टा ओ बाय 6 आ गया, ठीक। और वहीं अगर मैं बात करूं इसकी टेट्राहेड्रल की, तो टोटल स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स,
वो है हमारे पास डेल्टा टी। पर लाइगेंड स्प्लिटिंग कितनी होगी? अब ध्यान से देखो, यहाँ पे भी क्या है, कॉर्नर्ड अप्रोच है, कॉर्नर्ड अप्रोच है, वही चीज आ रहेगी इसके अंदर भी, क्या, आर कॉर्नर इज इक्वल टू 2/3 ऑफ आर ऑफ फेस, ठीक है ना। तो इसका मतलब डेल्टा टी इज इक्वल टू 2/3 ऑफ डेल्टा ओ, इसमें भी वही वाली चीज आ रहेगी। याद करो, बताया था मैंने ये, अगर नहीं आ रहा है तो वही वीडियो को पीछे करके देखो, ठीक है। तो पर लाइगेंड स्प्लिटिंग कितनी आएगी? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4 है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4 है। तो कितना हो जाएगा ये? डेल्टा टी बाय 4, सॉरी 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 सॉरी, डेल्टा टी हो गया, ठीक है, डेल्टा ओ बाय 6 इंटू 2/3, 2/3 होगा तो कितना आएगा ये, काटेंगे कितना आएगा, डेल ओ बाय 9, डेल ओ बाय 9 आ गया। तो जब डेल ओ बाय 9 आया तो कितना आया फिर, ये हो गया। उसके बाद हम टोटल स्प्लिटिंग निकालेंगे टेट्राहेड्रल में, टोटल स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। सी एन कितना है? 4 है, सी एन 4 है तो कितना हो जाएगा, 4 लाइगेंड्स हैं तो यानी कि 4 इंटू डेल ओ बाय 9 विच इज 4 डेल ओ बाय 9, कितना आया, 4 डेल ओ बाय 9 आया, दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, 4 डेल ओ बाय 9 आ गया, बात क्लियर है, 4 डेल ओ बाय 9 आ गया। अब इनका रिलेशन देखेंगे हम, रिलेशन बिटवीन डेल ओ डेल सी डेल टी, तो क्या आएगा, डेल ओ इज इक्वल टू 8/9 ऑफ डेल सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डेल्टा टी, यही आएगा। इसको नोट, इसको मार्क कर लेना, ये बढ़िया है, ठीक है ना, इसको आप लोग मार्क कर लें, ये बढ़िया रिलेशन निकल के आ गया हमारा, ठीक है ना। डेल ओ इज इक्वल टू 8/9 ऑफ डेल सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डेल्टा टी, ठीक, नोट डाउन करें, नोट डाउन करें भैया, नोट डाउन करें। तो मेरे ख्याल से आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी, क्यूबिक में ज़्यादा था, ठीक है ना, उससे ज़्यादा ऑक्टाहेड्रल में था, सबसे कम इसमें ही है, ठीक है। डेल्टा टी से ज़्यादा क्यूबिक में था, सबसे ज़्यादा ऑक्टाहेड्रल में था, ठीक। ये चीज़ ध्यान रखना कि जो एनर्जी थी, स्प्लिटिंग एनर्जी, वो टेट्राहेड्रल में सबसे कम, क्यूबिक में उससे ज़्यादा, और ऑक्टाहेड्रल में सबसे ज़्यादा। बात क्लियर है? मुझे लगता है आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलो एक सवाल करते हैं इसके ऊपर, एक सवाल करते हैं, एक सवाल करते हैं। मैंने अपने डीपीवी में एक सवाल दिया था, डीपीवी में मैंने एक सवाल दिया, मेरा ये असाइनमेंट खुला हुआ है। चलो इसको मिटा देता हूँ मैं। जेई मेन 2014 में आया हुआ है, देखिए सर, द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ अ मेटल आयन। एक मिनट, ये क्वेश्चन जेई मेन 2014 में आया था। चलो सॉल्व करते हैं, देखो कैसा है ये, देखो, द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ अ मेटल आयन M3 पॉजिटिव विद 4 मोनोडेंटेड लाइगेंड्स L1 L2 L3 L4 absorb wavelength in the region of red, green, yellow and blue respectively. The increasing order of ligand strength of the 4 ligands is, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए जरा, देखो होगा कैसे ये, देखिए आपको ये 4 मोनोडेंटेड लाइगेंड्स दे रखे हैं L1 L2 L3 L4, और वेवलेंथ आपको ऑब्जर्व करानी है इन द रीजन रेड, ग्रीन, येलो एंड ब्लू। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना, इन रीजन्स में जो है ऑब्जर्व वेवलेंथ इन द रीजन
इन दिस रीजन्स, ठीक है ना, रेड ग्रीन येलो एंड ब्लू। आपको एक चीज पता होनी चाहिए, विबग्योर पता है ना ये, अरे मेरे ख्याल से इतना तो सब पढ़ के ही आ रहे हैं, ठीक है ना, RGYB, ठीक है ना, इस तरीके से। तो लाल की जो वेवलेंथ होगी ना, रेड की होगी मैक्सिमम वेवलेंथ, रेड की मैक्सिमम वेवलेंथ होगी, येलो की उससे ज़रा कम होगी, ठीक है ना, ग्रीन की और कम होगी, ब्लू की सबसे कम होगी, मिनिमम मिनिमम वेवलेंथ है, ठीक है। और वही हमारे मोनोडेंटेड लाइगेंड से L1 L2 L3 L4। तो L1 इसके लिए है, और येलो के लिए है आपका L3, और ग्रीन के लिए आपका L2, और ब्लू के लिए L1, ठीक है। देखिए सर, L4, सॉरी L4, देखिए ज़रा इसमें क्या होगा। अब पूछ रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लाइगेंड स्ट्रेंथ। इंक्रीजिंग ऑर्डर लाइगेंड स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि डेल्टा की हमें बेसिकली एक तरीके से प्रेडिक्ट करना है कि किस में सबसे ज़्यादा डेल्टा होगा। डेल्टा यानी कि एनर्जी है, CFSE है ना, एनर्जी तो है ना, स्प्लिटिंग एनर्जी। तो स्प्लिटिंग एनर्जी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, स्प्लिटिंग एनर्जी है। एनर्जी का जो रिलेशन होता था लैम्डा से, लैम्डा यानी वेवलेंथ से, वो क्या होता था, E इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा होता था, याद करो। E इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा होता था। तो देखिए साहब इसमें क्या हो जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा, ठीक है। और जो डेल्टा होगा, इस हिसाब से जो डेल्टा होगा, दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, डेल्टा विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो सीधी सी बात है, लैम्डा जितना ज़्यादा होगा डेल्टा उतना कम हो जाएगा, लैम्डा जितना ज़्यादा डेल्टा उतना कम, लैम्डा जितना ज़्यादा डेल्टा उतना कम। तो मैक्सिमम वेवलेंथ है रेड वाले की, मैक्सिमम वेवलेंथ है रेड वाले की। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका लैम्डा सबसे कम होगा, इसका लैम्डा सबसे कम होगा, तो L1 यहाँ पे आ गया। उसके बाद उससे कम किसकी है, L3 की, ठीक है ना। तो यानी कि सबसे सबसे मिनिमम वेवलेंथ जिसकी होगी वही सबसे ज्यादा होगा, ठीक है ना, वही सबसे ज्यादा होगा। आप देख सकते हो मिनिमम वेवलेंथ ब्लू वाले की है, तो L2 और L4, ठीक है ना, L2 और L4। मिनिमम वेवलेंथ किसकी है, ब्लू वाले की है, तो L4 जो है वो सबसे ज्यादा हो जाएगा, सबसे ज्यादा लाइगेंड स्ट्रेंथ किसकी हो जाएगी, चौथे वाले की, ठीक है। ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना है कि जितना ज़्यादा लैम्डा होगा उतना डेल्टा कम हो जाएगा, और जितना डेल्टा ज़्यादा होगा उतना लैम्डा कम हो जाएगा, यहाँ वाइसा वर्सा, ठीक है ना। जितना लैम्डा कम होगा उतना डेल्टा ज़्यादा हो जाएगा। लैम्डा किस में कम था, सबसे कम किस में था, इस वाले में, तो इसलिए लाइगेंड स्ट्रेंथ L4 में ज़्यादा हो गई, ठीक है ना। दिस इज द राइट आंसर। क्या बात क्लियर है, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं, कल मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ फैक्टर्स अफेक्टिंग स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्प्लिटिंग एनर्जी। मेटल से पढ़ेंगे, लाइगेंड से पढ़ेंगे। अब लाइगेंड में भी ना कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं, क्या बताऊँ मैं, लाइगेंड में भी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं कि आपको ना चार्ट से पहले तो प्रेडिक्ट करना पड़ा, चार्ट से प्रेडिक्ट करना पड़ा कि किसकी स्ट्रेंथ है, किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी या कम होगी, ठीक है ना। अब देखो सीधी सी बात है, हम पॉइंट चार्जेस के बारे में पढ़ रहे हैं, पॉइंट चार्जेस के बारे में पढ़ रहे हैं, और पॉइंट चार्जेस जो हैं, और फिजिक्स की थ्योरी और है, फिजिक्स की थ्योरी और है। तो हम चार्जेस के बेसिस पे गए, ठीक है ना, हमने फिजिक्स से कहा कि भाई चार्जेस के बेसिस पे बना के दो। अब चार्जेस के बेसिस पे बना के दोगे तो फिजिक्स वाला ही आंसर आएगा, लेकिन केमिस्ट्री में बिल्कुल उल्टा फुल्टा आंसर आ रहा था। तो इसलिए हम इसको प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, और इसी वजह से स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का इजाद होता है, ठीक है, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग स्प्लिटिंग एनर्जी। और उसमें दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा, कौन कौन से, एक मेटल मेटल पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना, मेटल पे डिपेंड करेगा, और एक दूसरा लाइगेंड पे डिपेंड करेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। और जब लाइगेंड वाले जब हम पढ़ेंगे, लाइगेंड से जब फैक्टर्स हम पढ़ेंगे, तो उसी में हम पढ़ लेंगे फिर बाद में स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। बात क्लियर है आपको, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए।